जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज हम बात करेंगे कि क्या 1932 के खतियान पर आधारित कोई नीति वाकई में लागू की जा सकती है, या यह सिर्फ एक नैरेटिव है जिसके सहारे बाहरी भीतरी की खाई पैदा कर सिर्फ इसका चुनावी लाभ लेने की मंशा राजनेता रखते हैं। बात करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। आज छात्रों ने रांची में ऐलान कर दिया कि अगर 1 फरवरी तक सरकार नियोजन नीति की घोषणा नहीं करती, कोई नई नियोजन नीति लेकर नहीं आती, तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा, उलगुलान किया जाएगा। और यही नहीं, रामगढ़ के उपचुनाव में भी छात्र नेता और छात्र लोगों से घर घर जाकर अपील करेंगे कि वे इस चुनाव का बहिष्कार करें। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि जब बिना शिक्षक के स्कूल, बिना डॉक्टर के अस्पताल, बिना कर्मचारी के ब्लॉक और बिना स्टाफ के सरकार के दफ्तर चल सकते हैं, तो बिना एमएलए के विधानसभा भी चल सकती है। छात्र नेता ने बिहार की नियोजन नीति को हूबहू लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि झारखंड के नेताओं की नीयत सही नहीं है। देखिए देवेंद्र महतो का यह वीडियो, फिर करेंगे आगे की बात। नहीं, कभी हाई कोर्ट नहीं, कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं, कभी कोई दांव पेच नहीं कोर्ट कचहरी का। उसी प्रकार बिहार का जो नियोजन नीति है उसी को हूबहू बिहार शब्द को झारखंड शब्द करके लागू करने की जो आपका 2001 में कार्मिक विभाग जो लेटर जारी किया था, उसी लेटर को फिर से जारी किया जाए। उसके बाद जो है कि सब झारखंडियों के लिए और सब नियुक्ति जो है कि बिना कोर्ट कचहरी का होगा। चूँकि अगर झारखंड की नियुक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट कचहरी जाएगा तो इससे पहले बिहार का भी नियुक्ति जाएगा। इसलिए स्पष्ट है, सब आसान है बनाना। बात यह है कि यहाँ के नेता का नियत सही नहीं है। अन्यथा जो आपको चेतावनी है 1 फरवरी को, अगर सरकार नहीं मानती है तब आपका क्या स्टेप रहेगा? हम सरकार से, मेरा चेतावनी है आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार झारखंड राज्य के अंदर आज बिना शिक्षक का स्कूल विद्यालय चल रहा है, बिना डॉक्टर का अस्पताल चल रहा है, बिना स्टाफ का ब्लॉक चल रहा है, बिना कर्मचारी का जितना सरकारी दफ्तर चल रहा है, तो अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का अस्पताल चल सकता है, बिना स्टाफ का ब्लॉक चल सकता है, बिना कर्मचारी का सरकारी दफ्तर चल सकता है, तो निश्चित ही बिना एमएलए का विधानसभा चलेगा अब। और जो है कि जो तुरंत जैसे ही आप देखें रामगढ़ विधानसभा सीट खाली होते ही वहाँ चुनाव का तिथि घोषित हो गया, वहाँ रिजल्ट की तिथि घोषित हो गया और कहीं ना कहीं वहाँ से अब मंत्री भी बन जाएंगे। मतलब वो लोग का काम धड़ाधड़, और छात्र का दुख तकलीफ पीड़ित कोई मतलब इसका मतलब नहीं है। तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग का सीधा सीधा चेतावनी होगा कि अगर राज्य के अंदर नियोजन नीति नहीं होगा, अगर राज्य के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगा, तो राज्य के अंदर जो है कि हम लोग अब चुनाव भी होने नहीं देंगे। और हम लोग अपील करेंगे कि नोटा को जो है कि आप लोग चयन करने का। कौन सा चुनाव नहीं होने देंगे? अरे रामगढ़ उपचुनाव भी होने वाला है, इसी को कैसे रोकिए? छात्र झारखंड के आंदोलनकारी, हम लोग को याद है कि उस समय हमारे आंदोलनकारियों ने नारा दिया था, ऐसे झारखंड राज्य नहीं बना है कि नो झारखंड तो नो इलेक्शन। तो हम लोग अब कहेंगे कि नो नियोजन नीति तो नो इलेक्शन, क्योंकि ये लोग हम लोग के लिए नीति नहीं बनाएगा, तो ये लोग के लिए हम लोग चुनाव भी होने नहीं देंगे। हम लोग अपील करेंगे घर जा। तो आप लोग का छात्र संघ भी कह रहे थे कि वहाँ पर अपने कैंडिडेट देंगे, 1000 कैंडिडेट देंगे, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने देंगे। अरे हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोग बोले ना कि सब यहाँ ब्लेड, इसका जो सब सिस्टम है को हम लोग तहस नहस कर देंगे। 1000 कैंडिडेटों खड़ा होगा और जो है कि सबको जा के अपील करेंगे कि कोई वोट देने नहीं जाएगा, और जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ छात्र को देगा। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी पक्ष विपक्ष का जो कैंडिडेट है उसका बहिष्कार करेगा। तो क्या यह वाकई नीयत की ही बात है? क्या सरकार का असली मकसद सचमुच के बाहरी लोगों को नौकरी में आने से रोकना है, या अपने लोगों को नौकरी देना भी है? छात्रों का कहना है कि अगर नौकरी देने की नीयत है तो नीति बनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही है। और सरकार में जो लोग शामिल हैं उनकी नीयत देखें और उनकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि असली समस्या कहाँ है, समस्या की जड़ कहाँ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इंटर पास हैं, अस्पतालों की हालत देख लीजिए।
और शिक्षा मंत्री महज मैट्रिक पास हैं। और शिक्षा मंत्री को यह भी पता नहीं है कि पहले उच्च शिक्षा लेने में यानी बीए एमए करने में, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हासिल करने में और उसके बाद नौकरी के लिए सालों साल तैयारी करने में कितना समय लगता है, कितना खर्च होता है और कितनी मेहनत, कितनी तपस्या लगती है। और उसके बाद भी जब नौकरी नहीं मिलती तब कैसा लगता है, कैसा लगता है जब उम्र बीत जाती है और घर वालों पर क्या बीतती है यह मंत्री नहीं जानते। मंत्री तो कह देते हैं कि उम्र बीत जाएगी, टाइम चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। पहले वाले के बारे में सोचने की उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस होती, उन्हें फुर्सत भी नहीं है सब बात सोचने की। वह तो यह भी कह देते हैं कि सरकारी नौकरियों की ज़रूरत क्या है, कोई दूसरा काम भी तो किया जा सकता है। अब जिस राज्य में शिक्षा मंत्री की यह सोच हो वहाँ शिक्षा की क्या हालत होगी यह आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हाल में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट कहती है कि झारखंड के 6200 स्कूल सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं और जहां टीचर एक से ज़्यादा हैं वहां ज़्यादातर टीचर अंडर क्वालिफाइड है, यानी उनकी योग्यता ही ऐसी नहीं है कि वे बच्चों को पढ़ा सकें। और ऐसे में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वे 50,000 पारा टीचर को रखेंगे, लेकिन बताइए कि उनको शिक्षा नीति के बारे में ही जानकारी नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में पारा टीचर का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि शिक्षा मंत्री कॉन्ट्रैक्ट पर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर पारा टीचरों को रखने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है मंत्री को नई शिक्षा नीति की ABCD भी नहीं मालूम है और उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि शिक्षा विभाग ने, उनके ही राज्य के शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई नीति, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं बनाया है जिसमें पारा टीचरों की नियुक्ति की जा सके। तो किसी भी नियोजन नीति को स्थानीयता से जरूर ही जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पहला हक उस राज्य के बच्चों का, उस राज्य के युवाओं का है जिस राज्य में वे रहते हैं, जहाँ के वे स्थानीय निवासी हैं। वहाँ की नौकरियों पर वहीं के लोगों का हक है, इससे कोई इनकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। और इसका एक आधार भी तय होना चाहिए, इसका कोई बेस भी तैयार होना चाहिए। यह भी सत्य है, यह भी एक जायज़ बात है, लेकिन यह भी सही है कि इस राज्य के अलग अलग ज़िलों में 2005 तक लैंड सर्वे का काम चला है, लैंड सेटलमेंट का काम चला है। देवेंद्र महतो जैसे छात्र नेता बिहार की नीति को अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल से अलग होकर 1912 में बिहार अलग राज्य बना था और तब इसमें उड़ीसा भी शामिल था। 1935 में उड़ीसा अलग राज्य बन गया बिहार से और उसके बाद साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो काफ़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो भारत विभाजन के बाद शरणार्थी के रूप में इस इलाके में बसाए गए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश बना, उस समय भी बांग्लादेश से शरणार्थी भारत के अलग अलग हिस्सों में गए। उसमें से बहुत सारे शरणार्थी जो हैं वो झारखंड में भी आकर बसे हैं। इसके अलावा नौकरी, बिजनेस और दूसरे कारणों से भी बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से भी लोग आकर झारखंड में बसे। बिहार और यूपी के और इसके साथ अलग अलग राज्यों के ऐसे लोग भी झारखंड में हैं जो टाटा स्टील, सेल, HEC जैसी कंपनियों में काम करने के लिए यहाँ आए, 60 के दशक में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। और इन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अब अपने मूल राज्य में कुछ नहीं बचा है, न कोई संपत्ति बची है, न कोई संबंध बचा है। और लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो दूसरे राज्यों में जिनकी संपत्ति है, जिनका परिवार वहाँ रहता है और उन्होंने यहाँ भी अपनी संपत्ति बना ली है, मकान खरीद लिए हैं, ज़मीनें ले ली हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दोनों राज्यों में नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, पात्रता रखते हैं। तो ऐसे में पिक एंड चूज़ करना कि कौन बाहरी है और कौन बस झारखंड का ही होकर रह गया है, यह भी एक टेढ़ी खीर है। इसलिए इतनी मगजमारी करने के बदले नेताओं को लगता है कि 1932 के खतियान को आधार मान लिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा मुफीद लगता है।
और अब तो 1932 का मुद्दा एक सेंटिमेंटल इशू भी बन गया है जो आदिवासी और मूलवासी वोटों को पोलराइज करता है। तो आपको बता दें कि नियोजन नीति की सारी कवायद तीसरे और चौथे दर्जों के पदों के लिए है, जिसकी परीक्षाएं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC लेता है। ग्रुप और डी और ग्रुप सी की ये परीक्षाएं होती हैं और सुनने में लगता है कि ये परीक्षाओं से बस किरानी और चपरासी की नौकरी लगती है, लेकिन असली मुद्दा और असली जो छात्रों की संख्या आती है वो बस क्लर्क और चपरासी बनने के लिए नहीं आती। JSSC CGL की परीक्षा भी लेता है, JSSC जूनियर इंजीनियर की परीक्षा भी लेता है और ये पद जो है सिर्फ तीसरे दर्जे के छोटे से क्लरिकल ग्रेड के पद नहीं हैं, ये काफ़ी लुभावने पद हैं। जैसे कि सचिवालय सहायक की परीक्षा, जिसको अब सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नाम दे दिया गया है, ये लगभग डिप्टी कलेक्टर रेंज का पद है और इसका वेतनमान भी डिप्टी कलेक्टर के जैसा है और कई बार तो सचिवालय में डिप्टी कलेक्टरों को भी इनके आगे नतमस्तक देखा जाता है। इसके अलावे ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, ब्लॉक सप्लाई अफसर, ब्लॉक वेलफेयर अफसर, ऐसे पद भी हैं जो काफ़ी लुभावने पद हैं और अधिकारी ग्रेड के पद ये हैं। तो इन पदों के लिए भी काफ़ी मारा मारी रहती है और इसीलिए लाखों की संख्या में आवेदन भी आते हैं इन पदों के लिए। लेकिन 1932 का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें जिसने भी हाथ डाला है उसका हाथ जला है। आपको याद होगा कि साल 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने भी 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल नीति लागू की थी। इसको लेकर भारी प्रतिक्रिया हुई थी और झारखंड हिंसा की आग में कई दिनों तक जलता रहा था। कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया और इस मुद्दे के बाद बाबूलाल मरांडी की कुर्सी भी चली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा और उन्होंने भी कोशिश की स्थानीय नीति बनाने की। एक 3 सदस्यों की 3 मेंबरों की एक समिति उन्होंने बनाई। समिति ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखा तो मुंडा सरकार इस मामले पर हाथ धरकर बैठ गई और समिति की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। फिर आई 2014 में रघुवर दास की सरकार। इस सरकार ने 1932 के बदले 1985 को कट ऑफ डेट माना और एक नई स्थानीय नीति बनाई जिसको नियोजन से भी जोड़ा और इस नीति के आधार पर कुछ परीक्षाएं भी हुई, कुछ नियुक्तियां भी हुई और लेकिन इसी बीच रघुवर दास सरकार ने CNT में संशोधन की बात कर दी और धर्मांतरण रोकने का कानून पास कर दिया और इसके भी विरोध में आंदोलन हो गया। उसके बाद पत्थलगड़ी मूवमेंट चल गया और नतीजा यह हुआ कि 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, बाकी सीटें उसने गंवा दी। जबकि पिछले 2014 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें ऐसी थी जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व थी, वहीं 2019 में सिर्फ 2 सीटें उसे मिल पाई। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस सरकार के खिलाफ आदिवासियों में कितना गुस्सा और कितनी नाराज़गी थी। इसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली और उन्होंने पद लेते ही रघुवर दास सरकार की बनाई हुई नीति को रद्द कर दिया जो 1985 के कट ऑफ डेट वाली नीति थी और एक नई नियोजन नीति उन्होंने बनाई। लेकिन इस नीति को फिर कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया। अब नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर झारखंड के जो छात्र युवा हैं उनका आक्रोश चरम पर है। वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। सरकार पर नई नियोजन नीति लाने का भारी दबाव है। मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि वे इस बार ऐसी फूल प्रूफ नीति लाएंगे जिसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकेगी। उन्होंने इस बीच में 1932 के खतियान पर आधारित डोमिसाइल पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल को भेज दिया है और सिफारिश की है केंद्र सरकार से कि इसको 9 शेड्यूल में नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो यह एक राजनीतिक दांव है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए यानी 81 सीटों के लिए चुनाव होता है और इसमें 28 सीटें जनजातियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हैं और जबकि अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। अगर 1932 के कारण नियुक्ति परीक्षाओं का मामला लटकेगा तो आदिवासी मूलवासियों के एक बड़े वर्ग का समर्थन जो अभी
हेमंत सोरेन की सरकार के पक्ष में दिख रहा है, हेमंत सोरेन के पक्ष में दिख रहा है, उसे खिसकने में और उसे दरकने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को फूंक फूंक कर पांव रखना होगा, नहीं तो भाजपा ऐसे ही किसी मौके को लपकने के इंतजार में तैयार बैठी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।